नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह या गदर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना छल, कपट, निष्ठा और शोषण से हुई। एक सभ्य समृद्ध देश को 7 समुंदर पार से आए मुट्ठी भर बनियों ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। 1857 तक भारत में विशाल अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीयों ने अंग्रेजी शासन को धैर्य से स्वीकार कर लिया हो, परंतु प्रशांत वातावरण के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी धधक रहा था, जो डलहौजी के जाने के 1 वर्ष के भीतर ही फूट पड़ा। अधिकांश अंग्रेज लेखकों ने मात्र इसे सैनिक असंतोष माना है और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय सैनिकों में तीव्र असंतोष था और जोश में आकर उन्होंने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध हथियार उठाए। किंतु उनका ये कथन भ्रांतिपूर्ण प्रतीत होता है। इस विप्लव का कारण केवल सैनिक असंतोष नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कारण भी था। अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप भारत में प्रचलित संस्थाएं एवं परंपराएं समाप्त हो गई। विभिन्न स्रोतों से जन असंतोष प्रबल होता रहा और अंत में वे विभिन्न स्रोत एक ही धारा में प्रभावित हो चले। 1857 का विप्लव उनका सामूहिक परिणाम था। इस विप्लव के प्रमुख कारण थे राजनीतिक कारण। विप्लव में अधिकांश राजनीतिक कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए। डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत से भारतीय जनता उत्तेजित हो उठी। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न भारतीय नरेशों और राजवंशों को समाप्त कर दिया। कुछ पर कुशासन का अधिकार आरोप लगाकर अपहरण कर लिया। अवध अंग्रेजों का सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र था, किंतु उसका भी अपहरण कर लिया। इससे भारतीय नेता नाराज हो गए और भारतीय नरेश तो नाराज हुए, लेकिन अंग्रेजों के अनन्य भक्त भी अपने अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट करने लगे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समक्ष शासकों के हित सुरक्षित नहीं थे। मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार से भी जनता असंतुष्ट थी। भारतीयों की दृष्टि में अंग्रेज सैनिक दृष्टि से अजय समझे जाते थे, परंतु प्रथम अफगान युद्ध की घटना ने भारतीयों के मन में ये बात जमा दी कि यदि अफगान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों से टक्कर ले सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं ले सकते हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय उत्साहित हो रहे थे और किसी ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत में अंग्रेजों का राज 100 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। 1857 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई और 1857 में 100 वर्ष पूरे हो गए। अतः इस क्रांति का उचित वातावरण तैयार हो गया। प्रशासनिक कारण अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदैव भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखा और उसने भारतीयों को उच्च पद से वंचित कर दिया। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जाति भेद और रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने जो विधि की प्रणाली लागू की वह भारतीयों के लिए ठीक नहीं थी। इस न्याय प्रणाली में सर्वाधिक धन और समय नष्ट हो रहा था और फिर भी अनिश्चितता बनी हुई थी। भू राजस्व प्रणाली को नियमित करने के नाम पर जमींदारों ने पट्टों की छानबीन करवाई। भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित होने के साथ ही प्रशासन में एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का विकास हुआ। यह अधिकारी वर्ग अपने आप को भारतीय कर्मचारियों से अलग रखता था, उन्हें अपमानित करता था, उन कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को भारतीयों से मिलने तक का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों की इस प्रजाति भेदभाव की नीति से भारतीय असंतुष्ट थे। सामाजिक कारण, सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों के प्रति वो अपमानजनक व्यवहार करते
करते थे। किसी भी कोटि के भारतीयों के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे, और यदि भारतीय घोड़े पर चढ़ा है तो किसी गाड़ी में हो नीचे उतरकर आदर्श प्रदर्शित करते हुए उस समय तक खड़ा रहना चाहिए जब तक कि अंग्रेज चला नहीं जाता। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज भारतीयों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन दिया। भारतीय चिकित्सा पद्धति के पूर्णतः विरोध थे। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, सेना पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार के केंद्र थे। इससे भारतीय साहित्य और संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। अंग्रेजों को यह विश्वास होने लगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। अतः भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस घृणा ने 1857 के विद्रोह का रूप धारण कर लिया। धार्मिक कारण: बेरोजगार, अकाल पीड़ित कैदियों, विधवाओं, अनाथ बच्चों को तो बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था। अन्य लोगों को भी अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया जाता था। बेंटिंग ने तो ये नियम बना दिया कि धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे लोग स्वेच्छा से ईसाई बनने लगे। लॉर्ड कैनिंग ने भी धर्म प्रचार के लिए लाखों रुपए दिए। जिन भारतीयों को कारावास की सज़ा होती थी वे जेल में अपने साथ जलपात्र ले जाते थे, किंतु क्योंकि वे किसी के छुए हुए जल को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने जलपात्र ले जाने पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं में ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अपना छुआ पानी पिलाकर ईसाई बना रहे हैं। इसी संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई जिसने विरोधाग्नि प्रज्वलित कर दी। आर्थिक कारण: अंग्रेजों ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया उससे भी बढ़कर आर्थिक शोषण किया। बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया तथा किसानों के कल्याण के नाम पर भू व्यवस्था के संबंध में अब तक अनेक प्रयोग किए गए, किंतु प्रत्येक भू व्यवस्था में ब्रिटिश हितों को ध्यान रखा जाता था। स्थायी बंदोबस्त: रैयतवाड़ी बंदोबस्त का भी अंग्रेजों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों से अधिक लगान वसूल करने की प्रवृत्ति का अंत नहीं हुआ। विद्यार्थियों उद्योगों और व्यापार को नष्ट करने से कारीगर बेकार हो गए थे। वे कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे, किंतु कृषि सीमित थी, अतः कृषि से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। भूमि संबंधी और व्यापार के विनाश होने के कारण कारीगर बेरोजगार हो गए और देशी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर देने से सैनिक भी बेकार हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। फलतः अंग्रेजों से सैनिक व असैनिक दोनों रुष्ट हो गए। इन बेरोजगारों ने घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया तथा विद्रोह को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है सैनिक कारण: सेना में भत्ते, वेतन, पदोन्नतियों के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। एक साधारण भारतीय सैनिक का वेतन 7 या 8 रुपये मासिक होता था। इस वेतन से उन्हें खाने का खर्च और वर्दी के पैसे देने पड़ते थे, इसलिए वेतन के दिन उन्हें 1 या 1.5 रुपया ही मिलता था। इस प्रकार सेना में एक भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपये मासिक था, जबकि अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यद्यपि कंपनी ने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, इसलिए सेना का खर्च आधे से अधिक भाग अंग्रेज सैनिकों पर खर्च किया जाता था। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति के अवसर नहीं थे। यदि वरिष्ठता के आधार पर कभी भारतीय सैनिक के लिए पदोन्नति का अवसर आता भी तो इनाम देकर सेना से अलग कर दिया जाता था। वस्तुतः अंग्रेजों को भारतीयों पर विश्वास नहीं था और वे समझते थे कि उच्च पद पर केवल अंग्रेज ही कार्य करेंगे। इसीलिए 1806 और 1855 के बीच भारतीय सैनिकों ने अनेक विद्रोह किए। मुसलमान सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकते थे। ये नियम भारतीयों के धर्म और परंपरा के विरुद्ध थे। भारतीय सैनिक विदेश जाना अधर्म समझते थे, किंतु भारतीय सैनिकों को विदेश जाने पर इनकार करने पर उन्हें सेना में अनेक प्रकार के दंड दिए जाते थे। उन्हें अयोग्य समझा जाता था और उन्हें जबरदस्ती अवकाश दे दिया जाता था, जिससे उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी। इससे भारतीय सैनिकों में ये
भावना दृढ़ हो गई कि अंग्रेज उनके धर्म और नीति रिवाज पर प्रहार कर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। इस पर सेना में अंग्रेज अधिकारियों के प्रति अविश्वास फैलने लगा। ऐसे वातावरण में चर्बी वाले कारतूसों ने असंतोष रूपी बारूद में विस्फोट कर दिया। तात्कालिक कारण भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारतीय धर्म, रीति रिवाज, संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक इसी समय चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई। ब्रिटेन में एक एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ। इस राइफल में विशेष प्रकार के कारतूस लगाए जाते थे जिनको चिकना करने हेतु गाय के सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इस कारतूस को राइफल में डालने से पूर्व इसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इस राइफल का प्रयोग भारत में आरंभ किया। तत्पश्चात दमदम शस्त्रागार में एक दिन एक खलासी ने ब्राह्मण सैनिक के लोटे से पानी पीना चाहा। इस पर ब्राह्मण ने अपने धर्म के विरुद्ध मानकर उसे इनकार कर दिया। इस पर खलासी ने व्यंग किया कि उनका धर्म तो नए कारतूसों के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। खलासी के वातावरण से सत्य खुल गया। सैनिक भड़क गए। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यद्यपि बाद में सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन कैनिंग ने उस टुकड़ी को भंग कर दिया। इससे अनेक अन्य सैनिक टुकड़ियों में असंतोष फैल गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। इससे एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया, 2 घायल हो गए। मंगल पांडे को बंदी बनाकर मौत की सजा दी गई। 2 मई 1857 को लखनऊ में की अवध रेजिमेंट ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप अवध रेजिमेंट को भंग कर दिया। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूसों की घटना मेरठ पहुंच गई, जहां वहां का अंग्रेज अधिकारी एक कारमाइकेल स्मिथ अत्यंत ही असहमी था। अतः 24 अप्रैल 1857 को वहां घुड़सवारों की एक सैनिक टुकड़ी ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो वो इनकार करने वालों को 5 साल की सजा दी गई। 9 मई को उन्हें अपराधियों के कपड़े पहनाकर बेड़ियां लगा दी। इतना ही नहीं, कारमाइकेल ने अन्य सैनिकों को भी अपने साथियों के इस अपमान का बदला लेने के लिए चुनौती दी। फिर क्या था, दूसरे दिन 10 मई 1857 को सायं 5 बजे मेरठ की एक पैदल सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और बाद में यह विद्रोह घुड़सवार टुकड़ी में फैल गया। कारमाइकल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। विद्रोही जेल में घुसे और कैदियों को मुक्त करा दिया। बंदी सैनिकों की बेड़ियां काटकर उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और जहां कहीं भी अंग्रेज मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े। इति नमस्कार।